सभी साथियों को नमस्कार। देखिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के तहत जो फर्स्ट पेपर है उसमें भारतीय इतिहास की जो हमारी क्लासेज चल रही थी उसमें हमारा टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन का चल रहा था और हमने पिछले वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन तक कवर कर लिया था। उसके बाद का जो भी मैटर है वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन से लेकर। तो इससे पहले लगभग 10-12 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। चलिए आज का जो बिंदु पहला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। देखिए 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में, कहाँ पर है, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया और साइमन कमीशन की रिपोर्ट एवं भारत की संवैधानिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया गया और यही सम्मेलन क्या कहलाया, गोलमेज सम्मेलन। साइमन कमीशन था, उसकी रिपोर्ट और भारत की जो संवैधानिक समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों का एक राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनका एक सम्मेलन बुलाया गया और यही सम्मेलन क्या कहलाया, गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का ये दिनांक ध्यान में रखिएगा, 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931। यह ऐसी पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री रेमजी मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता की और भारत के सचिव थे इसमें सैमुअल हॉर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में राजस्थान के 3 शासकों ने भाग लिया। राजस्थान के इसमें 3 शासक थे, कौन कौन थे? देखिए, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह और अलवर के जय सिंह। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में राजस्थान के 3 शासकों ने भाग लिया। चौथा विकल्प में कोई दूसरे का नाम देकर पूछा जा सकता है। तो तीनों ध्यान में रखिएगा, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह और अलवर के जय सिंह। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इसके बाद में जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, जो घटनाक्रम चलता है उसमें गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। गांधी जी और इरविन के बीच लंबी बातचीत के बाद 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ। इसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना गया। इस समझौते की कुछ मुख्य शर्तें देखिए कौन कौन सी है। सबसे पहली शर्त है इसमें, गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए तैयार हो गई। पहला पॉइंट, गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको समाप्त करने के लिए तैयार हो गई। दूसरा पॉइंट है इसमें, कांग्रेस से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था, तो इस समझौते के आधार पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। तीसरा पॉइंट है इसमें, सभी राजनीतिक बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा के आरोप नहीं था उनको रिहा करने का आदेश दिया गया। गांधी इरविन समझौते का कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन है 1931 का, इसमें अनुमोदन कर दिया गया। इसके बाद में अगला ये घटनाक्रम आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की समय क्या था? 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 और इसका समय है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। इस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। किसमें? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, वो भी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। दक्षिणपंथी नेता विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार इस देशद्रोही फकीर
ये देशद्रोही जो फ़कीर शब्द किसके लिए आया था? गांधी जी के लिए। इसे देशद्रोही फ़कीर को बराबर का दर्जा देकर बात कर रही है, चर्चिल ने ये बात कही थी। क्रेग मॉरिस नामक एक ब्रिटिश नागरिक था जिसने गांधी जी के बारे में कहा कि अर्ध नंगे फ़कीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में एक अनोखा और दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। तो अर्ध नग्न फ़कीर गांधी जी को किसने कहा? क्रेग मॉरिस ने। और देशद्रोही फ़कीर किसने कहा? चर्चिल ने। सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो मैकडोनाल्ड है, इन्होंने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय या सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की। इसमें क्या था? जिसके अनुसार दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग मानते हुए उन्हें पृथक चुनाव प्रणाली की सुविधा देते हुए प्रतिनिधित्व दिया गया। सांप्रदायिक जो पंचाट था, इसमें क्या हुआ कि जो दलित वर्ग था उनको हिंदुओं से अलग मानकर, मतलब हिंदुओं से अलग मानकर उनको अलग चुनाव प्रणाली की सुविधा देते हुए प्रतिनिधित्व उनको दिया गया। महात्मा गांधी ने मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महात्मा गांधी जी ने सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में किस जेल में अनशन शुरू किया? उत्तर क्या होगा? यरवदा जेल। इसके बाद में आता है पूना समझौता 26 सितंबर 1932। महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर ने एक समझौता किया जो पूना समझौता कहलाए। तो पूना समझौता किसके बीच हुआ? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। इस समझौते के अनुसार व्यवस्थापिका सभा में दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का स्थान सामान्य हिंदुओं के स्थान में ही सुरक्षित किया गया। ठक्कर बप्पा ने इस समझौते का प्रारूप तैयार किया था। किस समझौते का? पूना समझौते का। आगे देखिए, इसके बाद में आता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। 2 गोलमेज सम्मेलन हो गए, अब आता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में शुरू हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में शुरू हुआ और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में शुरू हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो साहब, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया और अब तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग कांग्रेस ने नहीं लिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा, भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1 अगस्त 1933 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तथा शीघ्र ही समाप्त कर दिया गया। अक्टूबर 1934 को गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता त्याग कर अपने आप को सक्रिय राजनीति से अलग कर हरिजनों उत्थान से जोड़ लिया। तो ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता किस वर्ष से त्याग दी? ध्यान में रखना है, 1934 में। 1934 अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी। इसके आगे का घटनाक्रम है अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। मार्च 1940 को कांग्रेस ने अपने रामगढ़ बिहार में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से कहा कि यदि वह केंद्र में एक अस्थायी या अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करे तो कांग्रेस दूसरे विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। यदि वह केंद्र में एक अस्थायी या अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करे तो कांग्रेस दूसरे विश्व युद्ध में सरकार का क्या कर सकती है? सहयोग कर सकती है। ये अगस्त प्रस्ताव के तहत मुद्दा रखा गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं बना हूं। वाइसराय लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव रखा गया। डेट ध्यान में रखिएगा,
8 अगस्त 1940। इंपॉर्टेंट है। प्रस्ताव में कांग्रेस के अंतिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। डोमिनियस स्टेटस, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। तो ये कुछ बातें हैं जो कि अगस्त प्रस्ताव के तहत रखी गई। इसके बाद में देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह, अक्टूबर 1940। लॉर्ड लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए इसको किसको अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में शुरू करने का निर्णय लिया, जिसका लक्ष्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थापित करना था। 17 अक्टूबर 1940 में महाराष्ट्र के पनवार से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। कहाँ से? महाराष्ट्र से। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने साहब। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही बने ब्रह्मदत्त। विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। इसके बाद में आता है क्रिप्स मिशन, 23 मार्च 1942। ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तिथीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। महात्मा गांधी ने उत्तर तिथीय चेक किसको कहा? क्रिप्स प्रस्ताव को। और इसके बाद में जो घटनाक्रम आता है वो आता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। गांधी ने कहा, यदि संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं देश की बालू से एक ऐसा आंदोलन पैदा करूंगा जो खुद कांग्रेस से भी बड़ा होगा। ये बात किसने कही? गांधी जी ने कही। कब कही? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये ध्यान में रखना है। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में एक बैठक आयोजित की गई और इस बैठक के दौरान जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसके प्रस्ताव को पारित किया गया। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस की एक वार्षिक बैठक हुई और इस बैठक में वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि कर दी गई। फिर आगे देखिए 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का यह प्रस्ताव पास किया गया और इसी दिन एक ऐतिहासिक सभा में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया। कब दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी एवं दूसरे कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर ऑपरेशन जीरो ओवर अभियान के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी व सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खा पैलेन में रखा गया। तो ये जो ऑपरेशन जीरो ओवर अभियान है इसका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था और इसी के तहत गांधी जी व सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खा पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य कृपलानी आदि को गिरफ्तार कर अहमदनगर में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना में नज़रबंद किया गया। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। 1942 के
भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर आज़ाद दस्ता का गठन किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा की। गांधी जी ने आगा खां पैलेस में भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में 21 दिन का उपवास किया। 7 मार्च 1943 को गांधी जी ने भूख हड़ताल समाप्त की और 6 मई 1944 को इनको कैद से रिहा कर दिया गया। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। फिर आगे देखिए, वेवेल योजना या शिमला सम्मेलन 1945। वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 22 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना। अबुल कलाम आज़ाद ने शिमला सम्मेलन की असफलता को भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक की संज्ञा दी। इसके बाद में आती है कैबिनेट मिशन योजना 1946। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेतृत्व को शक्तियों के हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसका उद्देश्य भारत की एकता की रक्षा करना एवं उसकी स्वतंत्रता प्रदान करना था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे। ये 3 इसमें सदस्य थे। कितने सदस्य? 3 सदस्य। कांग्रेस कार्यकारिणी ने कैबिनेट मिशन के राष्ट्रीय सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए संविधान निर्माण की प्रक्रिया का समर्थन किया। 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन भारत से वापस चला गया। मुस्लिम लीग कांग्रेस ने न चाहते हुए भी इसके प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत की। कब? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधे कार्यवाही दिवस की शुरुआत की। अंतरिम सरकार का गठन वर्ष 1946। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 24 अगस्त 1946 को की गई, जिसमें मुस्लिम लीग ने भागीदारी नहीं निभाई। 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष बने। वास्तविक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधान सेनापति थे सर क्लाउड ऑचिनलेक। फिर इसके बाद में देखिए एटली घोषणा फरवरी 1947। ये इटली नहीं है, एटली है। एटली घोषणा फरवरी 1947। 20 फरवरी 1947 को एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत की सत्ता जिम्मेदार भारतीयों के हाथ में सौंप देना चाहती है। कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने एटली की घोषणा का स्वागत किया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन वायसराय बनकर भारत आए। माउंटबेटन इस निर्णय पर पहुंचा
कि भारत की समस्या का एकमात्र समाधान देश का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण है। ये किसको लगा? माउंटबेटन को। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू को माउंटबेटन ने बंटवारे के पक्ष में कर लिया। अबुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। यानी सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बंटवारे के पक्ष में थे और अबुल कलाम आज़ाद और गांधी जी बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। महात्मा गांधी ने क्या कहा? अगर कांग्रेस बंटवारा स्वीकार करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो बंटवारा है वो मेरी लाश पर करना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी न होऊंगा और मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इसे स्वीकार करने की इजाज़त नहीं दूँ। तो बंटवारे के संबंध में गांधी जी ने ये बात बोली थी कि अगर कांग्रेस बंटवारा स्वीकार करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर करना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी न होऊंगा और मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इसे स्वीकार करने की इजाज़त नहीं दूंगा। अब्दुल गफ्फार खान ने बंटवारे का विरोध करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस अब खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के सामने फेंक देती है तो सीमांत प्रांत इसे दगाबाजी का काम समझेगा। किसने कहा? अब्दुल गफ्फार खान। ब्रिटिश सरकार ने भारत के बंटवारे की माउंटबेटन योजना को 3 जून 1947 को प्रकाशित किया। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। कब? 15 अगस्त 1947 को, स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय भारत स्वतंत्र हो गया। इस समय गांधी जी ने नोआखली को, गांधी जी नोआखली कोलकाता में थे। कहाँ पे थे? नोआखली स्थान पर कोलकाता में थे। 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। 30 जनवरी 1948। गांधी जी की मृत्यु पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमारे जीवन से प्रकाश से चला गया। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक कवर करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसमें देखिए जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भीमराव अंबेडकर, इनके नाम भी सिलेबस में मेंशन है। तो इनसे संबंधित थोड़ा बहुत जो मैटर है वो हम एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें कवर कर लेंगे। इसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।